सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 3 धातु और अधातु के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणों, रासायनिक गुणधर्मों में धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया और उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में जाना था। अब हम धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातु ऑक्साइड की अगर हम फिर से जल से अभिक्रिया कराएं तो धातु हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब धातुएं जल के किस रूप के साथ अभिक्रिया करती हैं ये देख लेते हैं। पहले तो लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये धातुएं जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, जबकि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद तैरने लगते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है वो इन धातुओं के साथ चिपक जाती है, इसलिए ये तैरने लगते हैं। अब इनकी कुछ अभिक्रियाएं देख लेते हैं। सोडियम प्लस जल ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में ऊष्मा। यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये अभिक्रिया ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी कहलाती है। ऐसे ही कैल्शियम प्लस में जल ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम प्लस जल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम प्लस जल, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आयरन प्लस में जल, आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये थी धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। आगे इसमें है धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ पे दिया भी है इसमें एग्जाम्पल। Fe प्लस में 2HCl फॉर्म्स FeCl2 प्लस में H2। Mg प्लस 2HCl फॉर्म्स MgCl2 प्लस H2। जिंक प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस में H2। 2Al प्लस में 6HCl फॉर्म्स 2AlCl3 प्लस में 3H2। कॉपर, सिल्वर और मरकरी ये तनु अम्लों के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, उत्पन्न होती है लेकिन उत्सर्जित नहीं होती। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल उपचायक है, इसलिए वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रदान कर देता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर जल का निर्माण कर देती है। इसलिए जो हाइड्रोजन उत्पन्न हुई है वो बाहर विलयन से बाहर उत्सर्जित नहीं होगी, बल्कि विलयन में ही जल के रूप में मिक्स हो जाएगी। आगे है इसमें धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील धातु जब कम क्रियाशील धातु के लवण विलयन से अभिक्रिया करती है तो वह उसे विस्थापित कर देती है और अधिक क्रियाशील धातु का लवण विलयन बन जाता है और कम क्रियाशील धातु अलग हो जाती है। ये हमने पहले अध्याय में भी विस्थापन अभिक्रिया में सीखा था, पढ़ा था। अब कौन सी धातु किस धातु को विस्थापित करेगी, यानी कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है, ये पता लगाने के लिए हमारे पास होती है सक्रियता श्रेणी। तो जानते हैं सक्रियता श्रेणी के बारे में। सक्रियता श्रेणी धातुओं की वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि इसमें जो सबसे ऊपर धातु होगी वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी और उसके पास जो धातुएं आएंगी वो उनकी क्रियाशीलता कम होती चली जाएगी। तो इसमें देखते हैं, सबसे ऊपर है इसमें पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड,
हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। और यहाँ पे AQ दिखाया गया है, ये AQ नहीं है, ये Ag है, Ag यानी कि सिल्वर, और लास्ट में गोल्ड Au। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है हमारी पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील धातु है गोल्ड। अब इस अभिक्रियता श्रेणी को याद कैसे रखें? तो इसे याद रखने के लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका है जो यहाँ पे दिखाया गया है सक्रियता श्रेणी में। इसको K से केदार, Na से नाथ, Ca का, Mg माली, Al आलू, Zn ज़रा, Fe फीके, Pb पकाता, H है, Cu कुछ, Hg हींग, Ag अजवाइन, Au और डलते। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और डलते। तो यहाँ से सक्रियता श्रेणी को याद करना थोड़ा आसान हो जाता है।